दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों साइंस प्रैक्टिस बैच में हम लोग कवर करने जा रहे हैं पार्ट 18 को। जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है 17 पार्ट तो जल्दी से पढ़ लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगी। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न है साइंस में। देखिए साइंस के प्रश्न दोस्तों आपसे परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे में अगर आप साइंस के प्रश्नों की अलग से क्लास करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुबह के 5 बजे करंट अफेयर की सीरीज आती है। ठीक है, जो लोग करंट अफेयर नहीं देखते जल्दी से देखना शुरू कर दें, क्योंकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यहां पर करंट अफेयर के वीडियोस, पीडीएफ और टेस्ट सब कुछ आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। यहां तक कि करंट अफेयर का बुलेटिन भी दिया जाता है, यानी कम समय में आप करंट अफेयर कैसे पढ़ें इसके लिए आपको करंट अफेयर भी अवेलेबल कराया गया है। साथ ही साथ दोस्तों डेली शाम को 5 बजे साइंस की सीरीज चलाई जाती है, जिसमें साइंस के 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा होती है, जो अभी ये क्लास आपकी चलने जा रही है। इसके बाद रात को 9 बजे तैयार रहें दोस्तों, इसमें जीके जीएस से संबंधित प्रश्न मैं लेकर आता हूं, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ये सभी टॉपिक को मिक्स करके मैं आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बहुत तैयारी कर लिया। तैयारी करने के बाद जरूरी ये है कि आप प्रैक्टिस सेशन में कितने नंबर अचीव करते हैं, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन ही आएगा। आपने कितना पढ़ा है मायने नहीं रखता है। परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो आप उसे हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो मायने रखता है। ठीक है, जो लोग अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए जल्दी से डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो याद रखें दोस्तों, कर पराश्रव्य ध्वनियां, जब जब आप ध्वनि की, अच्छा ये आपका फिजिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, फिजिक्स मैंने टोटल कंप्लीट करा दिया मात्र 29 लेक्चर में। ठीक है, जो लोग डिटेल में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं वो स्टडी 91 पर आ जाएं। ठीक है, वहां पर आकर के डिटेल में फिजिक्स की क्लास पूरी देख सकते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री भी अपडेट है, 35 लेक्चर है केमिस्ट्री में, और इसके अलावा पूरी बायोलॉजी भी आपको पढ़ाएगी। तो जो लोग साइंस कवर करना चाहते हैं वो इसके माध्यम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया था ध्वनि के बारे में, साउंड एंड वेव्स के बारे में। वहां से टॉपिक है, 2 तरह की तरंगे आपको याद रखना जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक पूछता है पराश्रव्य, दूसरा पूछता अवश्रव्य। पराश्रव्य और अवश्रव्य। एक चीज हम ये भी जानते हैं कि जो व्यक्ति होता है ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के जो है ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, हर्ट्ज को। ठीक है, ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। तो याद रखें, जब कहानी 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है तब उसको नाम देते हैं अवश्रव्य का। क्या नाम देते हैं? अवश्रव्य का। और जब कहानी 20,000 से ऊपर की होती है तब उसको नाम देते हैं पराश्रव्य का। ठीक है, क्या नाम देते हैं? पराश्रव्य का। तो लिख रहा पराश्रव्य ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जो क्या होती हैं, याद रखें, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो? एकदम सिंपल बात है। अगर आपसे अवश्रव्य पूछ देता तो क्या बताते हैं? तो बताते 20 हर्ट्ज से नीचे वाली। तो याद रखें, मनुष्य के कान जो होते हैं ये 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि भी नहीं सुन पाते हैं, और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की जो ध्वनि होती है वो भी नहीं सुन पाते हैं। हम लोग केवल 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियां सुन पाते हैं। तो वही चीज यहां पर दे रहा है, कह रहा है पराश्रव्य तरंगे, जिसको अल्ट्रासोनिक वेव्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स वे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अच्छा, यहां पे एक शब्द दे रहा है दोस्तों, अनुदैर्ध्य। क्या दे रहा है? अनुदैर्ध्य। इस तरह के 2 शब्द होते हैं। ठीक है, जो तरंगे होती दोस्तों वो तरंगे 2 तरह से चलती है, या तो अनुप्रस्थ या तो अनुदैर्ध्य। ये 2 तरह की तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ बताता हूं। मान लीजिए एक कमरा है, ठीक है, और इस कमरे में क्या लगा हुआ है? एक लाइट लगा हुआ है। ठीक है, और आप इस कमरे के बाहर खड़े हैं। क्या आपको ये लाइट नजर आएगी? अगर पूरा पैक कमरा है, क्या आपको ये लाइट नजर आएगी? आप कहोगे नहीं। क्यों नजर नहीं आएगी भाई? क्यों नहीं आएगी नजर? आप बता दो ना। लाइट तो अंदर जल रही है। आप कहोगे सर लाइट को आने का जगह चाहिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो, मतलब लाइट नजर आएगी। चलो फिर से यही कमरा है और इस कमरे में एक बूफर रखा हुआ है जिसमें खूब तेज तेज से क्या बज रहा है? गाने बज रहे हैं, सॉन्ग प्ले हो रहे हैं। क्या वो आवाज आपको सुनाई देगी? आप कहोगे हाँ सुनाई देगी। क्यों? अब नहीं, कमरा बंद है। यानी जो आवाज होती है, जो ध्वनियां होती हैं, वो अनुदैर्ध्य तरंग का पालन करती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य मतलब वो कहीं से भी स्थान मिलता है वो ध्वनियां क्या हो जाती है? बाहर आ जाती है। लेकिन जो प्रकाश होती है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के माध्यम चलती है। प्रकाश को चलने के लिए सीधा रास्ता होना चाहिए। ठीक है,
वो ऐसा नहीं कि बीच में अगर कुछ आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्रकाश की तरंगे उससे टकरा करके परावर्तित हो जाती हैं। ध्वनि तरंगे भी परावर्तित होती हैं, लेकिन ध्वनि तरंगे जो है मुड़ने के बाद फिर वो अपना रास्ता भी बदल लेती हैं। ठीक है, यही रीजन है इसका, तो इसको याद रखेगा। ध्वनि तरंगे किसका उदाहरण है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, और प्रकाश तरंगे किसका उदाहरण है, तो यह अनुप्रस्थ का उदाहरण है। यह भी याद रखिए, परीक्षा में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि पराशर में पढ़ा जाए। दोस्तों साइंस की प्रैक्टिस सेट में यही फायदा है, आपके साथ डिटेल में चर्चा होता है। यहां पर कोई बाउंडेशन, कोई बंधन नहीं है कि क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है, कहीं भी कुछ भी चर्चा करना, हमें साइंस मजबूत करना है कुल मिला जुला करके। करा इन तरंगों को सबसे पहले किसने खोजा था, तो गाल्टन नाम का एक व्यक्ति था, सबसे पहले सीटी बजा करके इस तरंगों के बारे में बताया था, पराश्रव्य तरंगों की। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों? दोस्तों मैं नहीं कर रहा हूं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता होगा, लेकिन मुझे खाली उत्तर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डिस्क्रिप्शन। आपको व्याख्या भी देना है, अगर आपको साइंस आता है तो व्याख्या भी दीजिए। ठीक है, व्याख्या भी दीजिए, बताइए क्यों, ये प्रश्न का उत्तर कोई चीज क्यों है, ये सब आपको बताना है। चलो दोस्तों मैं बता दूं, अगर लोलक घड़ियों की बात कर दूं तो दोस्तों जो लोलक होता है वो आपको पता होगा ऐसे दोलन करता रहता है। ठीक है, ऐसे दोलन करता रहता है, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, देखो जो लोलक घड़ियां होती है दोस्तों ऐसे लगी होती हैं, ऐसे ही होता ना कुछ। ठीक है, और ये क्या करती हैं, ये ठीक है, ये क्या करती है दोस्तों, ये ऐसे दोलन करती रहती है। ठीक है, कह रहा है गर्मियों के समय में ये लोलक घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। एक बात याद रखिए दोस्तों, गर्मियों के समय में जब गर्मी बढ़ता है तो लोलक घड़ियों की लंबाई में भी वृद्धि हो जाती है। लंबाई जितनी रहती है ना बढ़ जाती है, क्यों? ताप की वजह से। किसकी वजह से? ताप की वजह से। कुछ और उदाहरण देता हूं, ऐसा एग्जांपल जो आप जो है निजी जीवन में देख सकते हैं। दोस्तों रेलवे की पटरी होती है, कभी भी आप रेलवे की पटरी देखिए, अब यार एक कोई अकेला सिंगल जो लोहा होता है वो उतना बड़ा तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं तो जाके लोहा समाप्त होगा, 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर 400 मीटर कहीं तो समाप्त होगा, तो उसके बाद ये अगला लोहा लगा होता है। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप दिया जाता है। क्या दिया जाता है? यहां पर दोस्तों आपको गैप नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये गैप पता क्यों होता है? क्योंकि गर्मियों के समय में जब ताप ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, इसको गर्मी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो ये इसकी लंबाई में वृद्धि होती है, और जब लंबाई में वृद्धि होती है तो गैप क्या हो जाता है? भर जाता है, वो गैप भर जाता है। अगर भरने का जगह नहीं देंगे और उसको टच कर देंगे ना, तो लंबाई की वृद्धि होगी, तो पटरियां क्या हो जाएंगी? मुड़ जाएंगी, तिरछी हो जाएंगी। ठीक है, ये आप जानते होंगे, बस कुछ वैसा ये भी है। तो याद रखिए यहां पर लोलक के लंबाई में वृद्धि हो जाती है। जब लंबाई में वृद्धि हो जाएगी तो इसका आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ज्यादा समय लगेगा, और जब ज्यादा समय लगेगा मतलब हमने बोला सुस्त हो गई है। हमने क्या बोला? हमने उसी को बोल दिया सुस्त हो गई। तो आप मेथड समझिए, लिख रहा है गर्मियों में दिन लंबे होते हैं। यार दिन लंबा है, इससे क्या लेना देना है? दिन लंबे से क्या मतलब है? हमको मतलब है टेम्परेचर से, ताप से, मतलब ये चीज गलत है। ठीक है, कुंडली में घर्षण होता है, घर्षण से कोई मतलब नहीं है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि ये सुस्त रहती है तो लंबाई बढ़ जाती है, ये सही है। करा लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है, भार से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि लोलक की घड़ियां सुस्त इसलिए हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। और लोलक की लंबाई क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि गर्मियों का समय होता है, टेंपरेचर ज्यादा होता है, इसलिए लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा है दोस्तों कि याद रखें गर्मियों के समय में लोलक की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, और लंबाई बढ़ने की वजह से इनका जो समय होता है, ठीक है, वो भी बढ़ जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि घड़ियां सुस्त हो गई। इसके विपरीत कंडीशन में ठंडी का जब समय आता है तो वहां लोलक की घड़ियां क्या तेज भी हो जाती हैं? हाँ, ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि ये लोलक की लंबाई में कमी हो जाती है। तो ये एक रीजन बनता है, तो इसको याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। करा एमआरआई। एमआरआई क्या होता है दोस्तों? अक्सर आपने मेडिकल लाइन में सुना होगा। ठीक है, एमआरआई एक होता है माइकर, ठीक है, MICR, ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, आपसे पूछ रहा हूं MRI। ये दोनों अलग अलग हैं। माइकर दोस्तों ये चेक से संबंधित होता है, माइकर कोड, माइकर नंबर सुना है? ठीक है, इसको बोलते हैं M फॉर मैग्नेटिक, I फॉर इंक, और C फॉर कैरेक्टर, और R फॉर रिकॉग्निशन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये चेक के ऊपर एक स्पेशल कोड लिखा होता है, एक स्पेशल नंबर लिखा होता है, जो एक अजीब ढंग से भी लिखा होता है, उसका फॉन्ट ही अलग होता है। ठीक है, वो कोई नॉर्मल इंक नहीं होता, उसके लिए एक विशेष इंक होती है। ठीक है, इसलिए उसको जो है माइकर बोला जाता है, वो मैग्नेटिक इंक होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो याद रखिएगा माइकर डिवाइस का नाम है। और जो MRI की बात करें, ये मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ, आपने देखा होगा, कई बार आप सुनते होंगे कि MRI होना है। ठीक है, या फिर आपने CT स्कैन का नाम सुना होगा। ठीक है, तो CT स्कैन तो अलग हो जाता है। ठीक है,
यहां पर एमआरआई, एमआरआई माने हो जाता है दोस्तों, लिख रहा है मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से कोई मतलब नहीं है, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस नहीं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, ये एमआरआई का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। और एमआरआई में होता क्या है, तो दोस्तों आपके शरीर में कहीं अगर कोई विकृति है, कहीं चोट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उसका पता लगाया जाता है एमआरआई के माध्यम से, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले इसको दोस्तों न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का नाम दिया जाता था, अब इसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी कहा जाता है। अच्छा, होता कैसे दोस्तों इलाज, यहां पर लिख रहा है किसी भी प्रकार के आयनीकृत विकिरण से शरीर की क्षति की संभावना नहीं होती है, और उसी के माध्यम से एमआरआई क्या करता है, पूरे शरीर का एक क्या करता है, एक जो है करता है, ठीक है, और उसके माध्यम से डॉक्टर देख करके डिसीजन लेते हैं कि क्या रोगी को क्या दिक्कत है या क्या प्रॉब्लम है। तो इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? हम मिट्टी के घड़े की बात कर दें या फिर हम किसकी बात कर लें, सुराही की बात कर लें, ठीक है। मिट्टी के घड़े और सुराही में थोड़ा अंतर होता है। सुराही में ऐसा मुंह होता है, ठीक है, ऐसा लंबा सा मुंह होता है, ये सुराही का मॉडल होता है, और मिट्टी का घड़ा होता है दोस्तों गोल होता है, ठीक है, थोड़ा सा गलत बना हुआ है, उसको मत देखिए, बट हाँ ऐसा होता है। तो याद रखें दोस्तों, ये सुराही की बात कर ले या मिट्टी के घड़े की बात कर ले, तो इसमें ऐसा क्या होता है, तो दोस्तों इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इसी छिद्र से पानी क्या होता है, अंदर से बाहर आता है, ठीक है, और धीरे धीरे बाहरी टेम्परेचर को क्या करता है, रोक कर रखता है, यानी बाहर से जाने वाली गर्म हवाओं को रोक देता है, उसी में पानी बधा रहता है, ठीक है। तो याद रखिए इसको हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। क्यों? क्योंकि पानी तो इसके अंदर था, लेकिन आप देखेंगे कि घड़ा या सुराही जो होता है ये हमेशा अगर उसके अंदर पानी है ना, तो उसके बाहर भी वो भीगा हुआ आवरण रहता है, सूखा नहीं रहता है। अच्छा, आप एक और भी नाम सुनते होंगे मटकी, मटकी मत लीजिएगा, ठीक है, मटकी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मटकी को पका दिया जाता है, जब पका दिया जाता है तो क्या होता है, ये पूरा प्लेन हो जाता है, तो इसमें वाष्पीकरण हो ही नहीं पाता, इसमें पानी रख देंगे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसमें वाष्पीकरण नहीं होगा। सुराही या जो मिट्टी के घड़े होते हैं उसमें वाष्पीकरण होता है, ये वाष्पीकरण कारण ही होता है पानी को ठंडा रखने का। अगर वाष्पीकरण नहीं होगा तो पानी ठंडा नहीं होगा। वाष्पीकरण होता कैसे है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहां से वाष्पीकरण संभव हो पाता है, ठीक है, तो इसको तथ्य को याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए लिख भी रहा है, चलिए एक बार बता भी देता हूं। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा होने के कारण वाष्पीकरण होता है। गर्मियों में आर्द्रता कम होने के कारण, आर्द्रता मतलब मौसम में नमी, हवाओं में नमी, आर्द्रता माने नमी। आर्द्रता को कैसे मापा जाता है, वायुमंडल में आर्द्रता को कैसे मापा जाता है बताइए, हाइग्रोमीटर से। परीक्षा में प्रश्न आता है ना, तो क्या बताएंगे, हाइग्रोमीटर, ठीक है। हमारे साथ देखिए पढ़ने का यही मजा है आपके साथ, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर चीज देखा जाए यार, ये सब चीजें कॉमन सी बात है, सब दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए आर्द्रता, कह रहा गर्मियों के समय में आर्द्रता कम है, क्या पढ़ना यार, एक बात बताओ, अगर गर्मी है मतलब हवा गर्म है, क्या गर्म हवा में आर्द्रता हो सकती, पॉसिबल नहीं है, वहां पे आर्द्रता होता नहीं, शुष्क हवाएं होती है ना, तो आर्द्रता यानी नमी, नमी यहां पर संभव नहीं है। करा इसके कारण जल का वाष्पीकरण क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि हवाएं गर्म है, मतलब अगर गर्म चीज होगी, गर्म होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण की क्रिया होगी, लेकिन हवाओं में नमी नहीं होगा, वाष्पीकरण की क्रिया होगी सिर्फ, ठीक है, क्योंकि जहां जहां पानी होगा, अरे यार आपके तालाब, आपके झील, आपके कुएं, ठीक है, ये सब सूख जाते हैं ना, नदियां सूख जाती हैं, ये सब कब होता है, गर्मियों के समय में होता है ना, तो ताप तो जाता है लेकिन वायुमंडल में नमी नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखेगा वाष्पीकरण ज्यादा होता है तो उसी समय घड़े का पानी भी ठंडा रहता है, उसी प्रकार से दे रहा है, ठीक है। जबकि बरसात में आर्द्रता ज्यादा होता है, इस कारण वाष्पन की दर कम होती है और पानी कम ठंडा रह पाता है, ठीक है। तो अलग अलग मौसम की बात है, जितना ज्यादा गर्मी उतना ज्यादा सुराही ठंडा रहेगा। आगे देखिए, सुराही ठंडा मतलब सुराही में पानी ठंडा रहेगा। वायु प्रदूषक और उससे प्रभावित होने वाले अंगों को बताना है कि किस प्रदूषण से कौन सा अंग शरीर का प्रभावित होता है, ठीक है। एस्बेस्टस धूल है, सीसा है, पारा है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। सबसे आसान इसमें क्या है दोस्तों, तो चलिए पढ़ते हैं। चलिए स्टार्टिंग से मिला लीजिए, एस्बेस्टस धूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों एक चर्चा हुआ था, आपने सुना होगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, पढ़ा है क्या, करंट अफेयर पढ़ा आपने? प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा, नाम पड़ा है सेंट्रल विस्टा। यह आपने सुना होगा दोस्तों, एक नया संसद भवन भी बन रहा है, ठीक है, जहां राष्ट्रपति भवन है उसी के पास में एक नया संसद भवन बनाया जा रहा है। क्यों? इस समय जो संसद भवन अच्छा नहीं है क्या? नहीं, अच्छा है, फिर क्यों बनाने की जरूरत है, क्या मतलब सरकार के पास ज्यादा पैसे आ गए भाई? क्या रीजन बनाने का? रीजन है दोस्तों कि संसद भवन जिस पत्थर से बना हुआ है वो एस्बेस्टस वहां से रिलीज होता है और वो व्यक्ति के फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप बहुत लंबे समय तक ऐसे स्थान पर रहते हैं, ठीक है, तो आप जो है फेफड़े के रोगी बन सकते हैं। तो जो एस्बेस्टस धूल होता है ये फेफड़े को प्रभावित करने वाला होता है, ठीक है।
इसी प्रकार से दोस्तों अगर मैं बात कर दूं सीसा की, तो सीसा जो होता है दोस्तों मस्तिष्क को प्रभावित करता है। कैसे? आपने देखा होगा पेट्रोलियम वगैरह में सीसा मिश्रित रहता है और जब इसका दहन होता है तो ये सीसा आसमान में चला जाता है, ठीक है। वहां पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सीसा को इंग्लिश में लेड कहा जाता है, तो वो बनाता है लेड ऑक्साइड, ठीक है। और लेड ऑक्साइड हमारे शरीर में जब पहुंचता है तो हमारी तंत्रिका तंत्र को डिस्टर्ब करता है। तंत्रिका तंत्र को डिस्टर्ब करना मतलब हमारे मस्तिष्क को यानी माइंड को डिस्टर्ब करना। उसी प्रकार से जो पारा है दोस्तों, पारा हमारे उदर को प्रभावित करता है, ठीक है। पारा, आपने जापान में मिनी माता रोग का नाम सुना होगा, ठीक है। वहां पर मिनी माता एक खाड़ी था, वहां पर जो लोग थे उन्होंने जिन मछलियों का सेवन किया, जो मछलियां पर्टिकुलर स्थान पे पाई जाती थी, उनको मिनी माता रोग हो गया। क्यों? क्योंकि उन मछलियों के द्वारा जो पानी अपने अंदर लिया जा रहा था, ठीक है, उसमें पारे की मात्रा की अधिकता हो गई थी और पारे की अधिकता की वजह से कई सारे लोगों को उदर की प्रॉब्लम हुई, ठीक है। उदर मतलब स्टोमक, अमाशय से संबंधित रोग, ठीक है, पेट संबंधित रोग। और कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों ये रक्त धाराओं को प्रभावित करते हैं, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड को प्रभावित करते हैं। इसको दमघोटू गैस भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी गाड़ी मोटर से निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इंग्लिश में इसको CO कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने मैचिंग दे दिया है, मिला लीजिए। A का 3 हो जाएगा, B का 1 हो जाएगा, C का 2 हो जाएगा और D का 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 1 2 4 यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। ऐसे ही चर्चा होती है दोस्तों GK GS में, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कह सीसा जो उच्च, अच्छा, सीसा का प्रयोग दोस्तों तेल वगैरह में क्यों किया जाता है? उच्च ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए। ऑक्टेन संख्या का नाम सुना है ना, ठीक है। तो याद रखिएगा, उच्च ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए सीसा का इस्तेमाल पेट्रोलियम में किया जाता है, उसको पेट्रोल में मिलाया जाता है, डीजल में भी होता है, ठीक है। पेट्रोल में मेनली होता है, डीजल मत कहिए। पेट्रोल दहन से सीसा जो होता है वो वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाता है और वहां ऑक्सीजन से क्रिया करके ये लेड ऑक्साइड बनाता है और जिसके बाद जो है शरीर में पहुंच करके हमारे तंत्रिका तंत्र को डिस्टर्ब करता है और मस्तिष्क को परेशान करता है, ठीक है। इसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये जीवाश्म ईंधनों से भी पैदा होता है या जो गाड़ियों से निकलने वाले धुएं होते हैं वहां से भी निकलता है। ये दमघोटू गैस के नाम से जाना जाता है। एक कमरे में अगर इसको बंद कर दिया जाए किसी व्यक्ति को और उस कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति का दम घुट जाएगा और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही रीजन है कि जब कहीं आग लगता है तो लोग आग से न मर के उसके धुएं से मर जाते हैं पहले, ठीक है। ये इसी वजह से होता है, ठीक है। सांस के माध्यम से यह रक्त के अंदर पहुंच करके हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देता है जिसकी वजह से व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है। एस्बेस्टस धूल दोस्तों ये फेफड़े को प्रभावित करता है और पारा जो होता है ये उदर से संबंधित रोग है। डीएनए के दो हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? डीएनए, ठीक है। आपने डीएनए आरएनए का नाम सुना होगा, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या सुना होगा? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये डीएनए हो गया और ये होता है, ठीक है, जैसे डीऑक्सी होता है रॉक्सी होता है, ठीक है। तो आरएनए होता है, ठीक है। तो डीएनए आरएनए, डीएनए की संरचना दोस्तों आपने देखा होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसे होता है, ठीक है। देखिए डीएनए आपने देखा होगा दोस्तों कुछ ऐसा होता है, देखा ना। ये डीएनए की एक संरचना होती है और इसको सबसे पहले दिया था वाटसन और क्रिक ने, ठीक है। तो जब जब डीएनए का नाम आ जाए आप नाम जोड़िएगा वाटसन क्रिक का। किसका नाम जोड़ेंगे? वाटसन और क्रिक का, ठीक है। तो डीएनए से संबंधित है वाटसन और क्रिक, तो इसको याद रखिएगा, तथ्य को इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा तथ्य दे रहा है। कह रहा है केंद्रक के भाग होता है और डीएनए आरएनए और गुणसूत्र इसी केंद्रक में पाए जाते हैं। डीएनए जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक माना जाता है। इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना ही आप ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेजर एक युक्ति है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर से क्या उत्पन्न होता है? आपने लेजर लाइट के बारे में सुना होगा या लेजर गन के नाम के बारे में सुना होगा, कुछ ना कुछ तो लेजर जानते होंगे, ठीक है। तो ये लेजर क्या होता है? लेजर प्रिंटर के बारे में सुना होगा। ये लेजर क्या होता है दोस्तों? लिख रहा है ये स्वतः विकिरण होता है, ये वर्ण विक्षेपित होता है, ये प्रकीर्ण विकिरण होता है या ये उद्दीप्त विकिरण होता है। इसको पैदा किया जाता है। ये उद्दीप्त विकिरण का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? उद्दीप्त विकिरण का उदाहरण होता है लेजर, ठीक है। लेजर की खोज किसने किया था? मेनन ने किया था। किसने किया था? मेनन ने। अमेरिकी वैज्ञानिक है TH मेनन, जिन्होंने सबसे पहले लेजर किरणों की खोज की थी। लेजर जो शब्द है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए यहां पर लिखा हुआ है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ये इसका बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, यानी विकिरण के उद्दीपन के उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन को लेजर नाम दिया जाता है। तो लेजर के बारे में आप इतना तथ्य याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किसी भी स्रोत से निकलने वाली लेजर किरण में एक वर्णता होती है, एक दिशात्मकता होती है, यानी लेजर हमेशा सीधी दिशा में काम करता है, और एक संबद्धता होती है, और साथ ही साथ उच्च तीव्रता के भी गुण पाए जाते हैं। कह रहा लेजर किरण उत्पन्न करने के रूबी, अच्छा ये
उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिए, क्योंकि लेजर जो किरणें निकलती है उसके सामने जो ग्लास होता है उस ग्लास के बारे में बता रहा है कि लेजर किरणें उत्पन्न करने के रूबी नियोडियम ग्लास या फिर नियोडियम भाग जो होता है या फिर हीलियम नियॉन आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इन सभी तथ्यों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेजर से संबंधित सभी तत्व हैं तो इसको याद रखिएगा। होमी जहांगीर भाभा का नाम सुना होगा। ठीक है, करा होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? ठीक है, किसके लिए दिया जाता है? सैद्धांतिक भौतिकी के लिए, नाभिकीय ऊर्जा के लिए, लेजर भौतिकी के लिए या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए। अगर जहांगीर भाभा का नाम सुने होंगे तो आपको पता होगा कि सबसे पहले भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी वो इन्हीं के सहयोग से हुआ था और इन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। किसके क्षेत्र में? न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। तो इनका इस पुरस्कार का जो संबंध है वो भी न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है। करा जब हमारा देश आजाद हुआ उसके ठीक पहले 1945 में बंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई और उसी के जस्ट बाद होमी जहांगीर भाभा के सहयोग से भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के कार्य भी शुरू किए गए। ठीक है, आगे चलकर दोस्तों 1948 में जब देश को आजादी मिल जाती है तो परमाणु ऊर्जा आयोग की भी स्थापना इन्हीं के सहयोग से हो पाई है। तो इन सभी तथ्यों को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है। करा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, रोग के नाम देना और बताना आपको कि कौन सा रोग किससे फैलता है। ठीक है, इत्मीनान से बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं। लिख रहा है प्लेग, ठीक है, एड्स, गंजापन, मलेरिया, ठीक है, 4 है। अब सबसे आसान है दोस्तों एड्स। एड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि एड्स जो होता है दोस्तों ये HIV नाम के वायरस से फैलता है। ठीक है, ये किससे फैलता है? HIV वायरस से। तो यानी वायरस यानी विषाणु हो गया, ये विषाणु हो गया। ठीक है, ये आपका विषाणु हो गया। इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा गंजापन। ठीक है, जो गंजापन होता है, व्यक्ति का जो गंजापन होता है वो फंगस या कवक की वजह से फैलता है। किससे? कवक की वजह से। कवक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? कवक हो गया। ठीक है, उसी तरह से जो प्लेग होता है दोस्तों, ये प्लेग जो होता है ये अच्छा मिट गया यहां पर। ठीक है, जो प्लेग होता है ये बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। ठीक है, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। ठीक है, हालांकि चूहों के ऊपर कुछ पिस्सू पाए जाते हैं उनसे प्लेग फैलता है, लेकिन स्पेशली वहां पर क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। मलेरिया आपने देखा होगा दोस्तों, मच्छरों से फैलता जरूर है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोटोजुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटोजुआ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने मैच करा दिया है। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, ओहो 3 का 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 4 3 2 1 ऐसे ही बन गया क्या? 4 3 2 1। हाँ, ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, इसको देख लीजिए। चलिए यहां पर देख लीजिए। करा जो प्लेग है ये छुआछूत की बीमारी है लेकिन फैलता बैक्टीरिया से है। करा इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है। सबसे खतरनाक पिस्सू है उसका नाम क्या है? करा है कि जेनोलिप्सा, ठीक है, जेनोप्सिला के ओपिस इसका नाम है। ये सबसे खतरनाक और सबसे भयानक पिस्सू माना जाता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स का प्रथम रोगी जो था वो 1981 में कैलिफोर्निया में पाया गया था। और मलेरिया की बात करें तो हम लोग प्लाज्मोडियम का नाम पढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजुआ होता है जो मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने की वजह से फैलता है या वो उनका वाहक होती है। कुनैन सिनकोना का नाम सुना होगा, ये इसकी छाल से इसकी दवा भी बनाई जाती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और गंजापन जो होता है ये कवकों से होने वाला रोग है। कह सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखिए यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा कि सूर्य का प्रकाश और प्रकाश के 2 भाग देखने को मिलते हैं, एक दृश्य प्रकाश, एक दृश्य प्रकाश जिससे पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, एक होता अदृश्य प्रकाश। 2 होते हैं, दृश्य और अदृश्य। ठीक है, तो दृश्य वाला तो वृक्षों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, मनुष्यों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चीजों के द्वारा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो अदृश्य वाला हिस्सा पूछ रहा है दोस्तों इसका इस्तेमाल कौन करता है? जल्दी बता दीजिए। तो बैक्टीरिया करते हैं। तो याद रखिए सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से संश्लेषण कौन करता है? बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषण किया जाता है। इस तथ्य को याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित होता है? ठीक है, टाइगर मच्छर ऐसे मच्छर होते हैं जिनके ऊपर निशान बने होते हैं। ठीक है, जैसे जिब्रा आपने देखा ना वैसा होता है टाइगर मच्छर। ठीक है, तो कह रहा है कि जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता, जो नहीं होता है वो आपको बताना है। लिख रहा पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया या फिर जापानी इंसेफ्लाइटिस, कौन सा नहीं होता ये आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों जापानी इंसेफ्लाइटिस ये टाइगर मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है। ठीक है, फिलहाल इसमें सुअरों का सबसे बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा? सबसे पहले जापानी इंसेफ्लाइटिस जो रोग था इसको गोरखपुर में देखा गया था। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है केवल आपको वो बताना है। ठीक है, ऊन एक प्रोटीन है, बिल्कुल सही दे रहा है। ठीक है,
रेयान या एक रूपांतरित स्टार्च है। ओहो गलत दे दिया, ठीक है, यहीं पे गलतियां हो गई हैं, देखिए पकड़ में आ गया, ये स्टार्च का प्रारूप नहीं होता है, ठीक है, ये गलत दे रहा है। रबर जो होता है एक प्राकृतिक बहुलक है जिसकी खेती केरल वगैरह में किया जाता है। फुलरिन्स दोस्तों एक कार्बन का अपरूप है। कल एक क्वेश्चन आता है कि फुलरिन्स जो है ये फ्लोरीन का अपरूप है, नहीं फ्लोरीन का नहीं है, फुलरिन्स कार्बन का अपरूप होता है। जैसे कार्बन का अपरूप और भी होते हैं, कार्बन में कार्बन भी होते हैं, ग्रेफाइट भी होते हैं, हीरा भी होते हैं, कोयला भी होते हैं, ये सब कार्बन के अपरूप है, मतलब कार्बन के प्रकार हैं, ठीक है। तो फुलरिन्स भी जो होता है दोस्तों वो भी कार्बन का प्रकार है। यहां पर रेयान आपका उत्तर नहीं हो जाएगा, मतलब रेयान सुमेलित नहीं है, ठीक है। रेयान जो होता है दोस्तों ये सेलुलोज का नाम सुना होगा, ठीक है, ये कागज की लुगदी वगैरह या फिर कास्ट लुगदी से बनाया जाता है, ठीक है, और ये एक तरह से कृत्रिम रेशा होता है रेशे का प्रकार ही है, लेकिन ये कृत्रिम रेशा होता है, इसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, ये जो है प्रोटीन वगैरह से बना हुआ नहीं होता है या स्टार्च से बना हुआ नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए यहां पर नहीं वाले प्रश्न पूछ रहा है, जब परीक्षा में कभी नहीं वाले प्रश्न आ जाए ना तो थोड़ा सा अलर्ट मोड में आ जाएगा, कहीं भी गलती हो सकती, सोच समझ के जाइए। करा दांत के मामले में, ठीक है, और अस्थि के मामले में, मतलब हड्डियों के मामले में और दांत के मामले में, दोनों को लेकर चलना है, कौन सा तत्व जरूरी नहीं है। अब देखिए कैल्शियम तो दांत को भी मजबूत करता है और हड्डियों को भी मजबूत करता है, ये तो आवश्यक है। फास्फोरस हड्डियों में भी पाया जाता है और दांत की तो बात नहीं करेंगे, हड्डियों में ज्यादा होता है। फ्लोरीन भी तो होता है दोस्तों, फ्लोरीन का संबंध दांत से है, ठीक है। और आयोडीन तो दोस्तों अलग होता है, आयोडीन जो होता है ये आपने पढ़ा होगा, क्या नाम है उसका यार, थायराइड ग्लैंड के बारे में, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड के लिए जरूरी तत्व होता है आयोडीन, आयोडीन 131 आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहां पर आयोडीन ये हड्डी के लिए और दांत के लिए जरूरी नहीं होते, बाकी ये ऊपर के तीनों जरूरी है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए करा है कि वही सारी चीजें दे रहा है फिर से। करा प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्यास नहीं होता दोस्तों, यहाँ पे प्याज होगा क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। भाई प्याज कभी छिलते तो बड़ा आंसू आता है, ठीक है, लोग बोलते हैं भैया इनकी सास इनको बड़ा प्यार करती है इसलिए इनकी आंख में आंसू आ जाए, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। गांव में बोलते हैं ना, कितने लोग हैं जिनके यहाँ ऐसा बोला जाता है, हाँ लोग, हमारी भाषा में क्या बोला जाता है, हमारे घर साइड बोलते हैं इनकी सास बड़ी मैगर है, ठीक है, मैगर मतलब बड़ी मया दिखाती है, बहुत जान मान करती है, ये मतलब होता है, ठीक है। तो फिलहाल याद रखेगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर दो जैसे एक नाम दे रहे हैं, एक दे रहा सल्फोनिक एसिड, ध्यान दीजिएगा, सल्फोनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड, ठीक है, अम्ल माने एसिड, वही बतिया है, दूसरी नहीं है, ठीक है, ये एसिड का ही है। बाकी एमिनो एसिड या कार्बोलिक एसिड, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है कि प्याज के छिलके उतारने पर आंसू क्यों आते हैं, क्यों निकल आते हैं, क्यों, क्योंकि प्याज में सल्फेनिक एसिड पाया जाता है, फो मत करिएगा, फे करिएगा, ठीक है, सल्फेनिक एसिड पाया जाता है, तो यहां सल्फेनिक आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, कोई एक है जो सही है। सल्फर डाइऑक्साइड का संबंध दांत से है, फ्लोराइड प्रदूषण का संबंध भोपाल गैस त्रासदी से, सब उल्टा सीधा दे रहा है। मिथाइल आइसो, देखिए अगर मैं सही बताऊं दोस्तों यहां पे क्या सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में सुना होगा, ये वही गैस है जिसको मिक गैस बोलते हैं शॉर्टकट में, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। इसी की वजह से भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था जिसमें रातों रात कई हजार लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। बाकी दोस्तों यहां पर दे रहा है दोस्तों जो सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है ये एसिड रेन के लिए होता है, ठीक है। आपने देखा होगा एसिड रेन की वजह से ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, ठीक है। और फ्लोराइड प्रदूषण ये किससे संबंधित है, ठीक है, ये दांत से संबंधित है। ओजोन, मतलब ये तो सही सुमेलित नहीं है, क्यों, क्योंकि सब गलत गलत दे रखे, तो ना तो ये सुमेलित है, ना ही ये सुमेलित है, ना ही ये सुमेलित है। ओजोन रिक्तता, यानी जब कभी ओजोन परत में छेद हो जाएगा तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी तक आ जाएंगे, और पृथ्वी तक आ जाएंगी तो कौन सा रोग होगा, त्वचा रोग होगा ना, तो याद रखिएगा चर्म कैंसर, त्वचा कैंसर, ठीक है। तो बात वही हो गई, यानी चौथा वाला ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दे रहा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। ये तो हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कभी कभी आपको दिक्कत होगा। हीमोग्लोबिन का काम होता है ब्लड को लाल रखना और शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, यानी अलग अलग अंगों तक पहुंचाना, परिवहन करना। तो सीधा सीधा देखिए दे रहा है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, तो यहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब जानते हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, पादप मतलब पेड़ पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन, ठीक है। कौन सा पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है ये आपको
आपको बताना है। लिख रहा है इंसुलिन, नहीं यार, इंसुलिन की कमी की वजह से व्यक्ति को शुगर होता है, मधुमेह रोग होता है, ठीक है, तो ये तो अलग हो जाएगा। इंसुलिन मानव के शरीर में पाया जाता है, अग्न्याशय के पास में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, वहां बीटा कोशिकाएं इसका उत्सर्जन करती हैं, ये तो गलत हो जाएगा। थायरॉक्सिन व्यक्ति के थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, वहां से थायरॉक्सिन का स्रावण होता है, ये भी गलत हो जाएगा। एस्ट्रोजन दोस्तों, ईस्ट्रोजन नहीं होता, ये गलत शब्द लिखा हुआ आता है, ठीक है, एस्ट्रोजन बोलते हैं, ठीक है, ये भी व्यक्तियों के अंदर पाए जाने वाला हार्मोन है। साइटोकाइनिन याद रखेंगे दोस्तों, ये पेड़ पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन होता है, ठीक है, ये व्यक्तियों में नहीं पाया जाता। साइटोकाइनिन कहां पाया जाता है? ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। अच्छा, ये साइटोकाइनिन के बारे में सबसे पहले मिलन ने बताया। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और उसमें विकास में मदद कौन करता है? पेड़ पौधों की, तो याद रखिए यही हार्मोन करता है। इसके अलावा पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए, विकास, ये साइटोकाइनिन ही आवश्यक होता है। तो साइटोकाइनिन जो है ये किससे संबंधित है? पेड़ पौधों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा तना है? तना कई तरह के होते हैं, भूमिगत तना होता है, बाह्य तना होता है। भूमिगत तना मतलब ऐसा तना जो जमीन के अंदर है, तो भूमिगत, जमीन के बाहर है तो बाह्य तना, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहां पर कौन सा तना है? सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद, कई बार पढ़ाया हूं, ठीक है। यहां पे जो अदरक दे रहा दोस्तों, अदरक क्या है? ये भूमिगत तना का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भूमिगत तना। मुझे नहीं लगता कि यहां पे आपको कोई कंफ्यूजन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो किसका प्रयोग होता है ये आपको बताना है। कह रहा प्लास्टिड का, या प्लास्मिड का, या माइटोकॉन्ड्रिया का, या फिर राइबोसोम का, ठीक है, बताइए जल्दी से। जेनेटिक इंजीनियरिंग दोस्तों, आप सभी जान रहे होंगे कि धीरे धीरे विज्ञान इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि जो जीन पाए जाते हैं ना, उस जीन में परिवर्तन करके उनको जो है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा गेहूं के और चावल के, या फिर गेहूं में दो अलग अलग प्रजातियों को मिलाकर के एक तीसरा गेहूं बना दिया गया, ऐसा होता है। हाँ, ये सब पता है, ये सब रिसर्च में चल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखें यहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग का संबंध किससे? प्लास्मिड से है। अभी प्लास्मिड क्या होता है तो जरा सर विस्तार से बता दीजिए। लिख रहा है कि जीन अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का तात्पर्य ऐसी तकनीकी से है जिसके सहयोग से किसी एक प्रजाति के जीव जंतुओं के आनुवांशिक वाहक जीन का प्रत्यारोपण किसी अन्य प्रजाति के जीव जंतुओं में किया जाता है, और उससे अपने इच्छानुसार इच्छित जीन जो है प्राप्त कर सकते हैं, या जैसा चाहे वैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। अब तो दोस्तों मुझे लग रहा है आने वाले समय में जो बच्चे भी पैदा होंगे उनको भी अलग तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाएगा। हाँ, अच्छा, कैसा चाहिए? गोरा लड़का चाहिए, ठीक है, कैसा चाहिए? हेल्दी चाहिए, ठीक है, कैसा चाहिए? कुपोषित चाहिए, जैसा चाहेंगे वैसा मिलेगा, ठीक है। ये आजकल इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, शायद आपको पता ना हो, लेकिन अगर थोड़ा डिटेल में जाऊंगा तो इन सब चीजों की व्याख्या दी जा सकती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? जो मृदा से संबंधित है वो बताना है। एडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक, या टोपोग्राफी। मृदा यानी मिट्टी से। तो मिट्टी में दोस्तों आपने 8 इसके अलग अलग ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो जाइए इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो देखिए, वहां मिट्टी का वर्गीकरण पढ़िएगा, बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं, उतना ज्यादा वर्गीकरण आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो एडेफिक दोस्तों ये मिट्टी से संबंधित है, ठीक है, मृदा से संबंधित है ये, ठीक है। एडेफिक जो गुण होता है मिट्टी की बनावट, मिट्टी के अंदर जो जल धारण करने की क्षमता होती है, उसका जो पीएच मान होता है, इन सभी को व्यक्त करता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल जनित रोग मतलब जो जल के माध्यम से फैलता है, ठीक है, जल के माध्यम से। जल के माध्यम से कोई रोग कब फैलेगा? जब वो जल क्या होगा? दूषित जल होगा, ठीक है। अगर आप गंदा पानी पीते हैं, दूषित जल पीते हैं, तो आपको कौन सा रोग हो सकता है? लिख रहा है चेचक, नहीं, चेचक नहीं होगा दोस्तों, चेचक वायरस से होने वाला रोग है। मलेरिया दोस्तों ये जो है प्रोटोजोआ से होने वाला, अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं ना, हाँ, इसका वाहक एनाफ्लीज मच्छर होती है, ठीक है, मादा एनाफ्लीज। लेकिन टीबी दोस्तों ये भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। हैजा जो दोस्तों दे रहा है, हैजा या दूषित जल से फैलता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति दूषित जल का सेवन करता है तो उस व्यक्ति को हैजा हो सकता है, ठीक है। तो हैजा आपका सत्य उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया गया है तो इसका आशय हो गया कि उसे पक्षाघात हो गया है। भाई डॉक्टर कई बार अपनी भाषा में बोलता है उसे टेट्राप्लेजिया हो गया, तो टेट्राप्लेजिया माने क्या? तो उसे अच्छा, पक्षाघात माने क्या होता है? यहाँ जो वर्ड दे रहा है पक्षाघात, पक्षाघात माने होता है अटैक आना, ठीक है, अटैक आना, ठीक है। अभी पक्षाघात दोस्तों कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। कई बार देखते होंगे पक्षाघात के दौरान व्यक्ति पैरालाइसिस भी हो जाता है, व्यक्ति हो सकता है डेथ भी कर जाए, व्यक्ति हो सकता है उसके शरीर में बहुत सारे ब्लॉकेज बन जाए, कुछ भी हो सकता है पक्षाघात में, ठीक है। तो ये ऐसा जब कहा जाता है टेट्राप्लेजिया, तो समझ लीजिए जब हाथ और पैर दोनों का क्या हो जाए, दोनों तरफ पक्षाघात आ गया हो, यानी फुल पैरालाइसिस हो गया, तो ऐसा होता है। और ऐसा होता कब है? जब व्यक्ति का किसी खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, और वो पूरा छत बिछत हो जाए, तब ऐसा होने की संभावना होती है, मतलब गंभीर चोट लगते समय ऐसा होता है। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? भाई आपने व्हेल मछली का नाम सुना होगा, ठीक है। एक बात और याद रखेगा, डॉल्फिन और व्हेल के बारे में एक चीज बता रहा हूं जो अक्सर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, डॉल्फिन और व्हेल के बारे में, ठीक है, ठीक है।
दोनों ही ये जो मछलियां दोस्तों ये स्तनधारी होती हैं। क्या होती हैं? स्तनधारी। जनरली क्या होती है, मछलियां अंडे देती हैं, लेकिन ये दोनों मछलियां क्या देती हैं? बच्चे देती हैं। ऐसे सभी जीव जंतु जो डायरेक्टली बच्चे देते हैं वो स्तनधारी की श्रेणी में काउंट किए जाते हैं। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो कुत्ते हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो आपके चमगादड़ हो जाए, चाहे वो आपके डॉल्फिन हो जाए या फिर वेल में आ जाए। ठीक है, ये सभी जो है स्तनधारियों में गिनी जाती है। खास करके वेल की चर्चा अक्सर आपसे परीक्षा में की जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो दांत वाली वेल का उदाहरण कौन सा है? तो लिख रहा है फिन बैक वेल, ब्लू वेल या स्पर्म वेल या फिर हम्प बैक वेल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? याद रखेगा, स्पर्म वेल जो होती है दोस्तों, ये उदाहरण होती है जो एक विशेष प्रकार के दांत वाली वेल होती है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। ठीक है, दांत वाली वेलों की श्रेणी में इसको गिना जाता है। निम्नलिखित में से कौन पार्श्विकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? जो सही नहीं है उसके बारे में बता दीजिए। पार्श्विकी तंत्र के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, एजी टांसले का नाम याद आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे लिख रहा है कि यह अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त होते हैं। सही है, यानी बायोटिक और नॉन बायोटिक वाले में। यह अपनी स्वयं की उत्पादकता इसमें होती है, भी सही है। यह एक बंद तंत्र होता है। बंद लिख के गड़बड़ कर दिया। यह क्या है? ये ओपन होता है यार, बंद क्यों होगा? यहां पे सब कुछ काउंट किया जाता तो बंद होगा। यह बंद तंत्र नहीं होता, ये ओपन होता है। ठीक है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो तीसरा वाला आपको देखने से मात्र से लग जा रहा है कि गलत है। ठीक है, पाइर हीलियोमीटर या पायरो हीलियोमीटर से किसके लिए किया जाता है? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। पायरो हीलियोमीटर ये किसके लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल? तो याद रखिए, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर की बात आती है, ठीक है, तो याद रखिए वहां पर पायरो हीलियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। या आप कह सकते हो कि सोलर रेडिएशन को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। काफी सामान्य सा प्रश्न था, मुझे उम्मीद है होगा। इसी तरह के साइंस के प्रश्नों पर अगर आप और चर्चा चाहते हैं तो आप स्टडी 91 के साथ जुड़े रहें ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाए। ठीक है, तो साइंस के साथ साथ दोस्तों इसमें कई सारे क्लासेस चल रहे हैं। ठीक है, सुबह के 5 बजे करंट अफेयर की क्लासेस चल रही है, दोपहर के 12 बजे योगेश सर आए हैं। ठीक है, हमसे बहुत ज्यादा बेहतरीन टीचर है, बहुत बेहतरीन टीचर है। आप एक बार समझिए, एक चीज योगेश सर के साथ आपको एक चीज हो सकता है फेस करना पड़े यहाँ पर। ठीक है, फेस क्या करना है? जैसे एक डॉक्टर होता है दोस्तों। ठीक है, तो डॉक्टर की राइटिंग में मत जाइए कि डॉक्टर ने क्या लिखा है। ठीक है, डॉक्टर ने कुछ लिख दिया। ठीक है, अब आप इस पर राइटिंग में जाइए कि क्या लिखा हुआ है। ये दवा आपको सही काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है, आप उस पर जाइएगा। तो सीधा सीधा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो योगेश सर है हमारे, उनकी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आएगी। पढ़ाने के दौरान वो काफी सही करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो जो पढ़ाते हैं ना उसका कोई तोड़ नहीं है। बेहतरीन टीचर है भाई साहब। ठीक है, मतलब जब मैं उनकी क्लास को देखता हूं तो मुझे लगता है कि वाकई मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप सोचो कि अगर मुझे सीखने को मिल रहा है तो आपको क्या कुछ सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है, आप आइए और उनकी क्लास से जुड़िए। दोपहर में 12 बजे उनकी क्लास अपडेट कर दी जाती है। ठीक है, और अभी आपको 2 लेक्चर दिए जा चुके हैं। एक बार जाइए, आप देखिए, एकदम बेसिक से ऐसी बातें उनके द्वारा बताई जाती कि पता है वो पूरी पॉलिटी, पूरी इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराने वाले हैं जहां पर आपको कम मेहनत में सारी चीजें समझ में आ जाएं। जबरदस्त टीचर है। ठीक है, तो 12 बजे वाली वीडियो उनकी आती है, उसको जरूर देखिए। बाकी मैथ रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, साइंस की क्लासेस चल रही है, जीके जीएस की चल रही है दोस्तों। आगे आपकी इंग्लिश की क्लास भी डेली आने वाली है, जियोग्राफी की क्लास भी डेली आने वाली है। ठीक है, और ये सब नए नए टीम तैयार हो रहे हैं। ठीक है, और बेहतरीन लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, अभी वो काम कर रहे हैं। ठीक है, पेड बैच पे काम कर रहे हैं। बस अब यहां भी आने वाले हैं ताकि यूट्यूब पर भी आप उनका लाभ ले पाएंगे। ठीक है, उनके साथ जुड़िए, इंटरेक्ट होइए, और वीडियो अच्छा हो, किसी का भी वीडियो। मैं तो आपसे बार बार कहता हूं कि दुनिया में कोई भी आदमी अगर अच्छा वीडियो बनाए, कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे हमारे समाज का फायदा, हमारे देश का फायदा, आप प्रमोट जरूर करिए। वो कोई भी व्यक्ति हो, वो कोई भी चैनल हो, वो चाहे एजुकेशन से जुड़ा हो, चाहे कोई अदर चीज हो, लेकिन अगर कोई हमारे देश के लिए अच्छा काम कर रहा है तो निवेदन आप सभी से, वहां पीछे मत हटिए। ये सोशल मीडिया का युग है, आप उसे शेयर जरूर करिए, आगे जरूर बढ़िए। अगर लगता है स्टडी 91 पर नितिन सर भी अच्छा काम कर रहे हैं तो थोड़ा सहयोग आप हमें भी दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।